ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आपको कुछ सवाल पूछना था, आप पूछ सकती हैं। नाम बताइए पहले अपना और फिर सवाल पूछिए। मैम सादिया शेख, मॉर्निंग ठीक सेशन। है, बोलिए। मैम आपने वो कैल्शियम ब्लॉकिंग आयन चैनल वाली जो वीडियो थी उसके अंदर एक क्वेश्चन मतलब एक चीज़ बताई थी हेडेक और एडीमा के हवाले से। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग और प्री कैपिलरी वेजोडाइलेशन हो जाती है तो उसके एडिमा हो जाता है और हेडेक हो जाता है। हम्म। तो तो वो नहीं समझ आया था कि मतलब हेडेक और एडिमा का उससे क्या रिलेशन है। देखो, इंट्राक्रेनियल अगर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करो ना आप। यस मैम। देखो, स्मूथ मसल्स में ये कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसमें किस चीज से कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये बताओ आप। और अपना ना जरा माइक के करीब मुंह करके बोलना आप। हाँ बोलो। सॉरी मैम, क्या बोलिए। मैंने कहा माइक के करीब मुंह करके बताइए मुझे कि मतलब जो स्मूथ या स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके अंदर कैल्शियम का क्या रोल है। क्या कैल्शियम के बगैर मसल की, मैं लेट मी पुट इट दैट वे कि क्या कैल्शियम के बगैर कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है स्मूथ मसल्स में या स्केलेटल मसल्स में। नो मैम। ठीक है। अच्छा, अब अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो वो क्या कर रहा है, कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो हार्ट में ब्लॉक कर रहा है या कहीं और के जो मसल्स है उनको ब्लॉक कर रहा है। ब्लड वेसल्स में कौन से मसल्स हैं। हार्ट के बेटा, और ब्लड वेसल्स में कौन से मसल्स हैं। हार्ट में तो कार्डियक राइट। मसल्स हैं। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कौन से मसल्स हैं, स्केलेटल या क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ ठीक है। मसल। तो जब स्मूथ मसल्स हैं तो उनके भी जो कैल्शियम, अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो उनकी भी जो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अफेक्ट होगी। जी। जब कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होगी तो मसल्स रिलैक्स रह जाएंगे। जी। उसके वजह, और वो हम इसी वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं ताकि ब्लड प्रेशर लोअर हो सके। ऐसा ही है ना। जी मैम। अच्छा, अब यही चीज अगर क्रेनियल वेसल्स के अंदर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स फैल जाएंगी। हेडेक। नहीं, हेडेक ऐसे नहीं होगा। क्रेनियल वेसल्स फैल जाएंगी, जब फैलेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल्स फैल गई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो उसमें जो फ्लूइड है ना वो रुक जाएगा। तो उसका पानी जो है वो निकल के टिश्यूज में चला जाएगा, वेसल्स के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, ये सही यहां तक सही। बात समझ में आई। तो जब वेसल से जी। बाहर निकल जाएगा, तो जब वेसल से फ्लूइड बाहर निकल के टिश्यू में आ जाएगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी, एडिमा। एडिमा। एडिमा कहलाएगी। तो एडिमा के नतीजे में क्या होगा, जो लोकल प्रेशर पड़ेगा ना ब्रेन टिश्यू को, उससे हेडेक होगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से हेडेक होगा। ठीक है, सही। समझ में जी। आ गई बात। जी मैम। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है। मैम एनीबॉडी मुझे एल्स। भी एक और क्वेश्चन पूछना था बोलो कि बेटा। आपने जो ड्रग इफेक्टिंग जो करवाई थी ना, राक्स वाली जो करवाया था, तो उसके अंदर आपने एक चीज़ बताई थी कफ। कफ और मतलब वो बताए थे एसी के इनहिबिटर्स जो बताए थे कफ और हाइपरक्लेसीमिया वगैरह। तो उसके अंदर जो ड्राई कफ थी वो आपने कहा था कि मेडिसिन लेने से भी कफ हो जाती है, तो वो मेडिसिन से तो ठीक होती है ना, या कोई ऐसी दूसरी मेडिसिन होती हैं जिनसे जिनको लेने से जो है वो कफिंग हो जाती है। आपका सवाल नहीं समझी बेटा, काइंडली रिपीट करो कि थोड़ा हल्के हल्के बोलो। मैम एसी देखो, आपने ई बोला एस इनहिबिटर्स के एस अंदर। इनहिबिटर्स के जो एडवर्स इफेक्ट में जो कफ आ रही है आप उसके बारे में बात कर रही हो ना। जी। हाँ, आप पूछो क्या पूछ रही हो। तो उसके अंदर आपने ये भी बताया था कि वो जो ड्राई कफ वगैरह होती है, ड्राई कफ मतलब यूजली जो है वो जिसके अंदर स्प्यूटम नहीं आता और जो है वो मसल्स पर उसके अंदर स्ट्रेच होते हैं और जोर लगता है, तो पूरी बॉडी के मसल्स जो है वो उनको जोर लगा के फिर वो कफिंग होती है। तो कभी कभी ऐसे कोई ऐसी मेडिसिन भी ले लेते हैं जिस वजह से जो है वो ये चीज़ हो जाती है। और हम्म। ब्रेन से आपने कुछ रिलेट करके बताया था तो वो नहीं समझ आया था कि मतलब मेडिसिन लेने से कैसे हो सकती है।
देखिए मेडिसिन का मसला क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन के वो मेडिसिन काम क्या कर रही है, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैं 1 मिनट आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो जाए तो, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो गया? यस मैम। ठीक है। हम जो एस इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं ना, देखो एस इनहिबिटर्स जो हैं, एस इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि एंजियोटेंसिन का क्या कहना चाहिए, एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, उसकी लेवल्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो रही है। इसकी वजह से ही एस का मैकेनिज्म हो रहा है कि उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन कम हो रहा है, और एल्डोस्टेरोन कम होने के नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा, तो बॉडी पे जो फ्लूइड ओवरलोड आया है वो कम होगा, तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। जी नहीं अच्छा, नहीं। अच्छा, उसके बाद एक और जो काम करता है ना, वो ये करता है कि एस इनहिबिटर एक काम और करता है, वो ये क्या करता है कि ब्रेडिकाइनिन एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, ये उसका डिपोजिशन बढ़ाता है। यानी बेसिकली ब्रेडिकाइनिन जो है वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एस इनहिबिटर्स ब्रेडिकाइनिन की एक्टिवेशन करा देते हैं, और वो ज्यादा अमाउंट में बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक्टिवेट होता है जब उसकी जरूरत होती है, ठीक है, वरना नहीं मौजूद होता बॉडी में। एस इनहिबिटर्स के होने की वजह से ब्रेडिकाइनिन की मिकदार ब्लड में बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? जी। अब ये जो ब्रेडिकाइनिन है, अलोंग विद एक और सब्सटेंस है जिसको एस इनहिबिटर्स डिपॉजिट करते हैं बॉडी में, उसका नाम है सब्सटेंस पी, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, एस इनहिबिटर इन दोनों की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब जब बढ़ा रहा है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि सब्सटेंस पी कराता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है जी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि जो आपकी जो एयरवे, जो छोटी छोटी जो एयरवेज है ना, उनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, ये उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके नतीजे में एयरवे जो है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। जब एयरवे छोटी हो जाती है तो उसमें एयर फंसना शुरू हो जाती है, जो फ्री फ्लो होता है एयर का वो रुकने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होती है। इतनी बात क्लियर है? जी मैम। ठीक है जी। तो अब उसके नतीजे में क्या होता है कि जब एयर फंसने लगती है तो इस फंसी हुई एयर की वजह से आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है, एक्टिवेट होता है। और जब ब्रेन एक्टिवेट होता है तो और वो क्यों एक्टिवेट होता है ब्रेन, क्योंकि इस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में ब्रेडिकाइनिन ब्रेन को एक्टिवेट करके वहां से कफ रिफ्लेक्स जनरेट करवाता है, ठीक है जी। कफ रिफ्लेक्स क्यों होता है, आपको मालूम है कि जो बेसिक नीड है कफ की, वो क्यों है कि ताकि एयरवे क्लियर हो जाए। जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी मतलब सांस लेने में जो भी हिंड्रेंस हो रही है, वो उसको खत्म करने के लिए, एयरवे को क्लीन करने के लिए कफ रिफ्लेक्स आता है, जिसके नतीजे में आपके वायलेंट रेस्पिरेशन होती है, वायलेंट मूवमेंट ऑफ एयर होती है through the whole of the respiratory tract, so that anything that is hindering the respiration process gets removed from the respiratory tract, ठीक है जी। अब ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो लंग्स के दिमाग में या लंग्स की या जो आपके जो लोकल टिश्यू है उसकी समझ ये आ रही है कि शायद कोई चीज फंसी हुई है, इस वजह से रेस्पिरेशन नहीं हो रही, तो वो वायलेंट कफ रिफ्लेक्स आता है, जिसके नतीजे में उसको साफ करने की कोशिश की जाती है। होता क्या है, मजीद खराब हो जाता है, क्योंकि जब कफ रिफ्लेक्स होता है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ऑलरेडी हो रही होती है, तो ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में पेशेंट जो है वो वायलेंटली काफी देर तक कफ करता रहता है, और चूंकि कोई चीज फंसी भी नहीं होती तो कुछ निकलता भी नहीं, इस वजह से उसको ड्राई कफ कहते हैं। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, समझ आ गई। मतलब बात समझ आ गई, ठीक है। कोई और सवाल, जी किसी और को कुछ पूछना हो तो? मैम ये सब्सटेंस पी कहाँ से आया है? ये सब्सटेंस पी जो है ये हमारा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है।
ठीक है, तो वो जो भी मतलब कोई सा भी ऐसा स्टिमुलस जनरेट होगा जिसकी वजह से लगेगा कि स्लाइटली इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है ये आपके जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनमें से। ठीक है, यस मैम। कोई और सवाल? मैम जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा एक सवाल है जी। ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं मैम, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं हम? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में करवाते हैं यूज, लेकिन सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे करवाते हैं। देखो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो ट्रीटमेंट रिजीम है ना, सबसे पहले क्या करना है आपने कि वेजोडायलेशन करानी है। ठीक है, सबसे पहले वेजोडायलेशन करानी है। वो किससे कराएंगे आप? नाइट्रोजीनस कंपाउंड से, ठीक है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह है उससे कराएंगे। सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे कि पेटेंसी क्रिएट करेंगे। पेटेंसी जो कि क्या करेगी? मैक्सिमम रिपरफ्यूजन। इतनी बात समझ में आ गई? जी मैम। ठीक है, थर्ड लेवल के ऊपर ये आ जाएगा कि जी जो आपकी जो हार्ट है, जो हार्ट मसल है, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम होनी चाहिए। तो उस टाइम पे आके फिर आप जो है अच्छा, आप जो रिपरफ्यूजन है, जैसे मैंने बताया कि प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, एंटीकोगुलेंट, फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स, और साथ में अगर ये तमाम से काम नहीं चलता तो फिर आप दे रहे होते हैं एंजियोप्लास्टी कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जब ये सब कुछ हो गया है तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ब्लड को थोड़ा सा थिन रखना है, तो आप एंटीप्लेटलेट एजेंट्स स्टार्ट करा देते हैं। साथ में आपको हार्ट की जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और हार्ट का जो वर्कलोड है उसको कम करना होता है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं। तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस रखी जाती है, जो कहा जाता है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई with the beta blockers. If beta blockers are not responding या beta blockers की वजह से किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा है, कोई रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, पेशेंट ज्यादा सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर सेकंड जो चॉइस यानी जो थर्ड चॉइस बनती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बनते हैं। मतलब बहुत दूर की बात है, पहले आप जो कॉमन ड्रग्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उस रिजीम में रहता है। ठीक है मैम। कोई और सवाल? Any other one? बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी सवाल ना हो। मैम ये आपने एक चीज बताई थी, ये जो क्या होता बेटा है? माइक के करीब जरा करके बोलो मुंह। मैम आवाज आ रही है अब? हाँ थोड़ी हल्की आ रही थी, मैंने कहा सही रिकॉर्डिंग हो जाए ना क्वेश्चन की, इसलिए मैं कह रही थी आप जरा ऊंचा बोलो। मैम ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होते हैं, ये एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं COX-2 की? थ्रोम्बोक्सिन A2 इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा, वो कॉक्स पाथवे के नतीजे में बनता है। एक मिनट ठहरो, ये मैंने आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर की थी, मैं आपके साथ वो पिक्चर शेयर करती हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठहरो, एक सेकंड वेट करना। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू, फिर आप बताओ मुझको शेयर हो गया तो बताओ। शेयर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है इसमें आप देखो ये ब्लड वेसल है, आपको ये देखो, ये जो है ना ये ब्लड वेसल की वॉल है, यानी ये एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम के साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड वेसल का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है जी, अच्छा अब आप जो पूछ रहे हो कि थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है? कॉक्स पाथवे को एक्टिवेट कराता है। बेसिकली मतलब कॉक्स पाथवे के एक्टिवेट होने के नतीजे में थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है। यहाँ पे देखो आप, अराकिडोनिक एसिड बनता है,
ठीक है, अरेकिडोनिक एसिड रिलीज होता है और जैसे ही अरेकिडोनिक एसिड सेल मेम्ब्रेन से रिलीज होता है वो पूरा जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे उसको अंडरगो करता है। अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे में एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते चले जाते हैं। उन्हीं में से एक प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन A2 भी है, वो भी उसी पाथवे से बनता है। यहां तक बात समझ में आ गई? यही सवाल था, सही समझी मैं क्वेश्चन आपका? यस मैम, वो मैं सवाल इस वजह से किया था क्योंकि मैम आपने जो है ना वो रिकॉर्डेड जो लेक्चर था ना उसमें ये वाली चीज बताई थी कि जो है ना कैस्केड इवेंट्स को जो है ना ये थ्रोम्बोक्सिन A2 एक्टिवेट कर रहा होता है जो प्लेटलेट से रिलीज हो रहा था, तो इस वजह से समझ नहीं आया था ये बात। वो चीज यहाँ पे है, वो देखो, वो यही पूरा कैस्केड एक्टिवेट होने के नतीजे में थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है ये देखो, अगर आपकी ब्लड वेसल जो है ना वो किसी भी वजह से डैमेज हो गई, यहाँ पे अगर आपको याद हो मैंने ये चीज बताई थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आके सेटल होता है तो क्या होता है कि आपका एंडोथेलियल जो टिश्यू है ना वो रिलीज हो जाता, मतलब थोड़ा सा सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, अब उसी के नीचे एक नेक्सस सा बन गया है तो यहीं पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होती रहती है। अब जब काफी देर तक होती है तो अच्छा खासा सेल उठ जाता है। सेल उठता है तो क्या होता है कि अंदर जो सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू है वो एक्सपोज होते ही क्या होता है कि आपके जो डैमेज वेसल के अराउंड के जितने भी एंडोथेलियल सेल्स हैं ना वो प्रोस्टासाइक्लिन यानी PgI2 की जगह थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आई? देखो, प्रोस्टासाइक्लिन या जो PgI2 बन रहा है इसका काम क्या होता है कि किसी भी तरह से प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन के प्रोसेस को ना होने देना, जबकि उसके मुकाबले में थ्रोम्बोक्सिन A2 का काम क्या है कि इट अट्रैक्ट्स दी प्लेटलेट एक्टिवेशन प्रोसेस। समझ आ रही है बात? जी मैम। या नहीं समझ आई तो क्लियरली बोलो, मैं दोबारा बता देती हूँ। नहीं मैम, समझ आ गई। ठीक है, सो आपके पास जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है उसका काम क्या होता है कि अगर आपकी ब्लड वेसल डैमेज अगर हुई है तो आपके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं जो कि डैमेज ब्लड वेसल के अराउंड, डैमेज पार्ट के अराउंड मौजूद होते हैं, वो प्रोस्टासाइक्लिन बनाने के बजाय थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाना शुरू कर देते हैं। बस यही वाला जो पाथवे है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के बजाय प्रोस्टासाइक्लिन की बजाय थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाना शुरू कर देता है। अब उसके नतीजे में क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 जैसे ही बनता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोबारा से खुद अपने ही फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है दूसरे प्लेटलेट के अंदर। फिर यहां से मजीद थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है तो वो मजीद प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में आपको जो इनिशियल वेस्कुलर डैमेज के नतीजे में जो प्लेटलेट प्लग मिलता है वो इस तरह से बनता है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? नो मैम, समझ आई है। ठीक है, कोई और सवाल है? मेरा ख्याल है यहाँ पे 3 मैसेजेस आए हैं, मैं जरा आपकी चैट में खोल के देख लेती हूँ। हाँ जी, ये क्या सवाल है? व्हाट इज कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर? सारा इसहाक बेटा ये जरा सा मुझे काइंडली बताना, ये कहाँ पे था, ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन किया आपने? ये अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटा। मैम ये निफेडिपिन ड्रग जो है इसके अंदर एरिया मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि मायोकार्डियल इस्कीमिया को रिवर्स करता है और कोरोनरी परफ्यूजन को डिक्रीज कर रहा होता है। तो उसको मैंने सर्च किया था तो वहाँ पर ये टर्म आई थी। तो ये आर्टियल प्रेशर से डिफरेंट कैसे होता है, मतलब क्या इफेक्ट आ रहा होता है? नेफेडिपिन का दोबारा बोलो। नेफेडिपिन का एडवर्स इफेक्ट है ये, और यानी वो क्या कर रहा है, कोरोनरी परफ्यूजन को कम कर रहा है। यस मैम। हाँ, तो देखो बेसिकली जो परफ्यूजन है ये तो मतलब वही है, तकरीबन आप समझ लो कि हम ब्लड प्रेशर की ही बात कर रहे हैं कि कितने प्रेशर के ऊपर जो है जो कोरोनरी जो बेड है उसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो वही परफ्यूजन हो रही होगी। ठीक है जी, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि नेफेडिपिन का जो एडवर्स इफेक्ट अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोरोनरी परफ्यूजन है उसको ये डिक्रीज कर रहा है बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये कहना चाह रहे हैं,
क्योंकि देखो एक प्रेशर होता है जिसके नतीजे में ब्लड जो है वो आगे की तरफ फ्लो करता है। अब अगर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो फ्लो कम हो जाएगा, जब फ्लो कम होगा तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में जो है वो क्या कहते हैं आपका, अल्लाह भला करे, आपका परफ्यूजन भी कम होगी। तो ये कहने का मतलब है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, मतलब मुझे ये बैक में समझ में नहीं आ रहा। परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ये, जिसकी नतीजे में हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो रही है, ये बात थी। बिकॉज़ वेसोडाइलेशन कॉज करता है, पेरिफेरल वैस्कुलेचर। हाँ तो ठीक है, तो जब वेसोडाइलेशन कॉज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर तो गिरेगा ना, तो ऑब्वियसली परफ्यूजन प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है, यानी जो कोरोनरी आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर है उसे डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है बात? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और ये इसमें कोई खास डिफरेंस होता है, मतलब दोनों की नॉर्मल वैल्यूज भी डिफरेंट होती हैं? बेटा मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, मैं आपको सच कहूंगी, हमें ढूंढना पड़ेगा इसको, इंटरनेट पे ढूंढ लेते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में एक्चुअल रीजन नहीं मालूम, देखना पड़ेगा, और एक्चुअल वैल्यूज भी याद नहीं है मुझे। ठीक है मैम? कौन? कोरोनरी परफ्यूजन डिक्रीज होने से एडवर्स इफेक्ट किस तरह से है ये? मैं यही सोच रही हूँ, मैं बार बार यही सोच रही हूँ, ये एडवर्स इफेक्ट में तो नहीं आना चाहिए बेसिकली, ये तो इसका मतलब यही तो कर रहा है ये आपने कहाँ पढ़ा है कि एडवर्स इफेक्ट में आ रहा है बेटा? हाँ, आपने जो हैंडआउट प्रोवाइड किए थे एंजाइना पेक्टोरस, तो उसमें क्या लिखा है मैंने? उसमें निफिडिपिन के साथ मैकेनिज्म एक्शन के बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन के उस अंदर लिखा हुआ है। एक मिनट ठहरे, मैं हैंडआउट खोल लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास हैंडआउट यही मौजूद है, मैं भी खोल लेती हूँ, आप मुझे बताना जरा कि किधर है। ठीक है, लेट मी ओपन द हैंडआउट फर्स्ट। एंजाइना पेक्टोरिस की बात कर रही हो ना? यस मैम। एक मिनट बस। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, आपकी चैट को थोड़ा सा मैं इधर कर दूं तो किधर एडीआर वर्सन्स द मायोकार्डियल इस्कीमिया, इसकी बात कर रही हो आप? सारा नाम है ना? सारा ने सवाल किया था, सारा, ये वाली, ये इस लाइन की बात कर रही हो आप? जी मैम। हाँ, तो देखो भाई, ये इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि ये जो है ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट को नहीं देंगे, उसके लिए बात हो रही है, ये समझ में आ रही है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या हो रहा है कि बेसिकली वैसे ही हम पूरी कोशिश करें, ब्लड वेसल पूरी ब्लॉक हुई हुई है, और ब्लड वेसल ब्लॉक होने के नतीजे में वो जो टिश्यू है वहां पे, जहाँ पे स्कीमिया होने की वजह से वो टिश्यू जो है वो हार्ट अटैक आया है उस मतलब जगह पे, तो अगर से फॉर एग्जांपल आपने नेफेडेपिन दे दी, तो चूंकि ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, तो ये क्या करेगा कि ब्लड जैसे ही वेसल जो है वेजोडाइलेशन तो कर रहा है, लेकिन वो उसके नतीजे में क्या होगा कि इतनी वेजोडाइलेशन हो जाएगी, इतना प्रेशर गिर जाएगा, टोटल जो मतलब परफ्यूजन प्रेशर इतना गिर जाएगा कि हमारी जो वेसल डायलेट कर रहे थे हम, जो उसको देखिए कौन सी ड्रग देते हैं हम, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वगैरह, वो देने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर नहीं गिरता, वेजोडाइलेशन सिर्फ इतनी होती है कि जो आपका जो वेस्कुलर ब्लॉकेज हुआ हुआ है उसके साइड से ब्लड निकल के जाके टिश्यू को परफ्यूज कर दे, यानी जो 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 एरिया है जहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा उस जगह पे थोड़ा सा ब्लड पहुंचा दे। लेकिन अगर इतनी ज्यादा वेजोडाइलेशन हो जाएगी ऑल ओवर द बॉडी के, जिसके नतीजे में प्रेशर बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो क्या होगा कि वहां पे जो जो जगह है जहां तक हम ब्लड पहुंचवाना चाह रहे थे वहां तक ब्लड पहुंचेगा ही नहीं। जब वहां पहुंचेगा ही नहीं तो क्या होगा कि इस्कीमिया की जो कंडीशन है वो और खराब हो जाएगी, और एमआई का जो पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो पेशेंट है, उसका
टिश्यू जितना पहले डैमेज हुआ था उसका डबल डैमेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस वजह से आप एमआई के पेशेंट के अंदर जो है कोशिश नहीं करेंगे कि जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई है उन पेशेंट को नेफेडिपिन ना दी जाए, ये कहा जा रहा है। समझ में आ गई बात? यस मैम, समझ आ गई। अच्छा, ये सवाल है एड्रीनल सर्ज, जवेरिया अब्दुल मुस्तफा। एड्रीनल सर्ज का मतलब बेटा ये है कि जिस टाइम पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर हर तरफ जो देखो एक चीज याद रखना, मैंने कहीं शायद किसी वीडियो में बोला भी है ये बात कि यूजुअली जब हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं ना तो न्यूरोट्रांसमीटर का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो सेकंड्स, मैक्सिमम सेकंड्स तक का होता है। लेकिन से फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को कोई इमरजेंसी पड़ी हुई है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू ही हमारी बॉडी उस टेंशन या उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर सकती है, तो हम क्या करेंगे उसमें कि मतलब हमें जो एड्रीनल जो सीक्रेशंस हैं लाइक एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वो ज्यादा टाइम के लिए चाहिए होंगी। तो होता क्या है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के नतीजे में जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो इंटर्न हार्मोनल जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है जो एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं उनकी सीक्रेशन को बढ़ा देता है। तो ऑल टुगेदर जब आपकी बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को एड्रीनल सर्ज कहा जाता है। क्लियर है जवेरिया? यस मैम। ठीक है, सारा इसाक का क्वेश्चन है दूसरा कि हाउ डू वी नो the drug may be used for the type of angina or for both angina and MI? What is the difference in their mode of action? कौन सी ड्रग की बात हो रही बेटा? सारा मैम ये सेम हैंडआउट के अंदर इसी के ऊपर हैंडआउट में मुझे जगह बताओ कहाँ लिखा हुआ है ये? मैम वही सामने यूजेस निफेडिपिन के ऊपर लिखा हुआ है। ऑल टाइप ऑफ अंजाइना इन एमआई। देखें जी, अगर तो अंजाइना की जो दो मेजर टाइप्स हमने बात की थी, स्टेबल और अनस्टेबल अंजाइना, ठीक है जी। तो स्टेबल अंजाइना और अनस्टेबल अंजाइना में अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि जो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू इज द टाइप ऑफ पेन। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ पेन महसूस कर रहे हैं तो स्टेबल अंजाइना है, अगर आप रेस्ट के साथ पेन महसूस कर रहे हैं तो अनस्टेबल अंजाइना है। ठीक है जी। अनस्टेबल अंजाइना की जो कंडीशन है वो किसी भी टाइम पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनस्टेबल अंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ऑलमोस्ट लगभग एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी। जबकि दूसरा जो है स्टेबल अंजाइना है वो अलग है। अब स्टेबल अंजाइना और अनस्टेबल अंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूजुअली एक जैसी ड्रग्स दी जा रही होती हैं सिवाय अक्यूट कंडीशन के, जिस टाइम पे आपका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो अभी हम जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मैं उसमें आपने देखा होगा, उसमें दूसरी तरह की ड्रग्स दी जा रही होती हैं, लाइक वेजोडाइलेटर्स दी जा रही होती हैं, फिर या तो इंटरवेंशन की जा रही होती है, उसके बाद एंटीकोगुलेंट्स एंटीप्लेटलेट एजेंट्स दिए जा रहे होते हैं। वो देने के बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है और उसके बाद उसको घर भेजा जाता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है, जो एमआई के जो पेशेंट की ट्रीटमेंट है पोस्ट प्रोसीजर, वो एग्जैक्टली वही हो जाती है जो अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट की होती है। ठीक है। और उतने ही तमाम चीजें उनके साथ भी की जा रही होती हैं, और वो तमाम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो आप अंजाइना के पेशेंट को बता रहे होते हैं वही एमआई के पेशेंट को भी बता रहे होते हैं। समझ आ गई बात सारा? जी मैम, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस और एक्यूट के अलावा ट्रीटमेंट सेम ही होती है जी। अक्यूट को छोड़ दें अगर आप, तो अक्यूट कंडीशन बहुत खराब हो जाती है तो उस टाइम को छोड़ के बाकी टाइम पे बाकी जो स्टेबल है, यानी जो आपका जो ओपीडी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दोनों के सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है। ऑलराइट जी। जवेरिया का एक और सवाल है, डायरिया में एस इनहिबिटर क्यों नहीं दे रहे जवेरिया? यस मैम, समझ नहीं आ रहा ये वाला। ये कहाँ लिखा है मैम? ये आपने लेक्चर में ही बताया था, एस इनहिबिटर वाले में। एस इनहिबिटर वाले में मैंने क्या बताया था? एक मिनट ठहरे।
मैंने डायरिया का क्या जिक्र किया था बेटा, मुझे थोड़ा सा याद दिलाओ प्लीज। मैम आपने कहा था डिहाइड्रेशन, में नहीं दे रहे। हाँ डिहाइड्रेशन है, मैं मुझे याद आ गया। बेसिकली देखो एस इनहिबिटर्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि आपकी बॉडी से पानी निकाल रहे हैं, सही है, आपकी बॉडी से पानी निकाल रहे हैं। और जब बॉडी में, और किस तरह से निकाल रहे हैं कि मतलब किडनी को उसकी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है और वो पानी सारा जो है वो एक्सक्रीट आउट करवा रहे हैं। अच्छा, अब बेसिकली इसका फंक्शन डिहाइड्रेशन कराना है बॉडी के अंदर, यानी जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड है उसको वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप और अच्छा ये तो हो गया कि ड्रग का इफेक्ट है ना कि डिहाइड्रेशन कॉज करा रहा है। अब अगर एक बंदा ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, तो उसको अगर आप मजीद कोई डिहाइड्रेशन करने वाली चीज देंगे तो डिहाइड्रेशन वर्सन हो जाएगी। समझ रही हो बात को? तो सिवियर किस्म का हाइपोटेंशन आएगा और वो हाइपोटेंशन जो है वो ब्रेन डैमेज कॉज कर सकता है। उसकी वजह से यूजुअली कहा यह जाता है कि कोई सी भी डिहाइड्रेशन कंडीशन हो इंक्लूसिव ऑफ डायरिया और सिवियर प्रोफ्यूज वॉमिटिंग, तो आप उसमें जो है एस इनहिबिटर नहीं देंगे। समझ आ गई बात? यस मैम। अच्छा जी, अहमद अब्बास ने सवाल किया, वालेकुम अस्सलाम। ज्यादातर देखा गया है कि एक पर्सन को सीरियस हार्ट डिजीज है और उसके साथ हाइपरटेंशन, देन हम उनको एआरबीज देंगे या नहीं? सीरियस हार्ट डिजीज से बेटा अहमद अब्बास क्या मुराद है आपकी? सीरियस हार्ट डिजीज में जैसे एमआई, हार्ट फेलियर कह रहे हो, एरिथमिया कह रहे हो, एमआई कह रहे हो या एंजाइना कह रहे हो? एमआई मैम, एमआई कह रहे हो ना? तो उसमें आप एस, जैसे मैंने अभी अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता के बैठी हूँ कि ये बिल्कुल लास्ट चॉइस में जाता है आपका एस इनहिबिटर्स या एआरबीज। हम कोशिश पहले बीटा ब्लॉकर्स की कर रहे होते हैं। मैम वैसे क्यों नहीं देते हम? इसलिए कि वो वही वाली बात है कि क्यों नहीं देते सीरियस हार्ट डिजीज में, यानी एमआई की बात कर रहे हो ना आप? जी। बेसिकली मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं दे रहे। कहाँ लिखा हुआ है वैसे ये? मुझे बताना अगर कोई जगह है तो मैं ये लिपिन कॉर्ट में है, हाइपरटेंशन के टॉपिक में। आप उसकी वो कर सकते हो, मुझको एक तस्वीर भेज सकते हो जरा उस पोर्शन की? मैम अभी मैं आपको क्लास के बाद भेज देता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं उसका आंसर आपको ग्रुप पे दे दूंगी। आप मुझे वो पोर्शन भेज दो, पढ़ लूं जरा, देख लूं, फिर उसके बाद मैं ग्रुप पे आपको वॉइस नोट भेज दूंगी। ठीक है? ओके। सही। कोई और सवाल करना है? मैम उसमें ना डायबिटीज से भी रिलेटेड है पूरे, मतलब ना, मतलब पूरे पेज को आप कर दो, एज वेल एज मतलब और सी डिजीज भी के साथ। नहीं तो आप एक काम करो ना कि आप मुझे वो पूरे पेज की पिक भेज दो, मैं देख के बताती हूँ आपको। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 मिनट रह गए। किसी के पास ऐसा सवाल है जो हम 2 मिनट में कवर कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। एनीबॉडी? अच्छा चलो इस तरह बता दो कि अगर मतलब मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करूं या नहीं करूं? हेलो, क्लास एंड करें? यस मैम। चलो ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। खत्म करते हैं इसको। कोई और सवाल हो तो आपके पास मैंने फोरम खोल रखा है, अगर तो फोरम पे देना चाहो तो फोरम पे सवाल पूछ लो, और अगर नहीं तो मतलब फोरम पे भी मैं आंसर कर दूंगी आपको। ठीक है, 10th तक वो फोरम खुला हुआ है, आप उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, और वरना फिर मैं नेक्स्ट फोरम भी खोल दूंगी। क्वेश्चंस जरूर पूछो, इसलिए कि अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते एक और हम सेशन रखेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहो एक से ज्यादा सेशन तो वो भी हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।